हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज़ का फिफ्थ एमसीक्यू सेट हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर मेमोरी के बेस पे आज कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। आज का एमसीक्यू सेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो प्लीज़ उस काम को भी रहने दें 20-25 मिनट के लिए। ईयरफोन्स प्लग इन कर लीजिए और बहुत ही फोकस्ड रहे आज के लेक्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का एमसीक्यू सेट, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा आगे। चलिए आज का एमसीक्यू सेट स्टार्ट करते हैं। हम आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू सीरीज आज के एमसीक्यू सेट का। स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। वो स्टोरेज जो स्टोर करती है, रिटेन करती है डाटा पावर ऑफ होने के बाद भी, उसे हम क्या कहते हैं? वोलाटाइल स्टोरेज, ऑप्शन बी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, ऑप्शन सी सीक्वेंशियल स्टोरेज, ऑप्शन डी डायरेक्ट स्टोरेज, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। आपने कहना है कि आपने बताना है कि उस स्टोरेज को क्या कहते हैं जो रिटेन करती है डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपने हज़ार बार इस क्वेश्चन को देखा होगा। तो अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ऑलरेडी आपने सेलेक्ट किया होगा, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे मेमोरी को हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकंड। इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो हमने रिफ्रेश करनी पड़ती है बार बार अगर हम उस पर डेटा स्टोर रखते हैं तो? ऑप्शन ए ई प्रॉम, ऑप्शन बी रॉम, ऑप्शन सी स्टैटिक रैम, ऑप्शन डी डायनेमिक रैम। ठीक है, तो आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, क्योंकि हमने जो ये मेमोरी हायरार्की हो या कंप्यूटर मेमोरी हो, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैंने एक भी चीज़ में छूटने नहीं दी। हालांकि स्टूडेंट्स आजकल कह रहे हैं कि परसों जो पेपर आया था कंप्यूटर में, बहुत टफ पेपर आता है, अब नहीं आता है आसान पेपर। आगे जो मैं आपको क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपका जो है कंप्यूटर का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई में रखूँ। जब आप कल एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकंड। तो कौन सी मेमोरी बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है? अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो मेमोरी बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है वो है हमारे पास डायनामिक रैम। ठीक है, क्योंकि डायनेमिक रैम में कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं, इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। स्टैटिक रैम में हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि दोनों वोलेटाइल मेमोरीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 है। विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डेटा। कौन से डिवाइस को यूज़ किया जाता है डेटा बैकअप करने के लिए? ऑप्शन ए इज़ फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी इज़ टेप, ऑप्शन सी इज़ नेटवर्क ड्राइव, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। आपने बताना है कौन से डिवाइस। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकते हैं इसको, मुझे पता है। मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन आपके लिए आसान दिए हैं। तो किस डिवाइस में हम स्टोर करते हैं, बैकअप करते हैं डेटा को? अगर आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं, फ्लॉपी डिस्क भी हमारे पास एक एक्सटर्नल डिवाइस है जहां पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हालांकि इसकी कैपेसिटी कम होती है, लेकिन हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। और इसी तरह टेप, मैग्नेटिक टेप तो हमारे पास है ही, जो ज़्यादातर बैकअप स्टोरेज के लिए, ऑफलाइन स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। नेटवर्क ड्राइव भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए? बैकअप रखने के लिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आई एम श्योर आपने भी यही ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन। जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है हार्ड डिस्क की, वो किस में मेजर की जाती है, कौन से यूनिट में मेजर की जाती है? ऑप्शन ए इज गीगाबाइट्स, ऑप्शन बी इज मेगाबाइट्स, ऑप्शन सी इज किलोबाइट्स, ऑप्शन डी इज बाइट्स। ठीक है, तो क्या है कैपेसिटी, किस तरह से कैपेसिटी मेजर की जाती है हार्ड डिस्क की? आपने बताना है उसका यूनिट क्या है, किस यूनिट में मेजर की जाती है अक्सर ये। गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स, बाइट्स। आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो मेजरिंग यूनिट है वो है गीगाबाइट्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ए गीगाबाइट इज इक्वल टू, एक गीगाबाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए इज 1024 बाइट्स, ऑप्शन बी इज 1024 मेगाबाइट्स, ऑप्शन सी इज मिलियन मेगाबाइट्स, ऑप्शन डी इज 1000 किलोबाइट्स। आपने बताना है एक गीगाबाइट किसके बराबर होता है।
मैंने आपको मेमोरी हायरार्की पढ़ी है, हालांकि ये मेमोरी हायरार्की का क्वेश्चन तो अभी नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। मेमोरी हायरार्की में मैंने आपको हर एक चीज़ वो बताई है किस तरह से हम यूनिट उसको, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी किस तरह से वो आप याद रख सकते हैं। तो 1 गीगाबाइट होता है, अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, मैं आपको बता दूं कि 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट्स के बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 6 है नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन बी प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इन सेक्टर्स रादर देन 1 बाइट एट अ टाइम। ऐसी मेमोरी, ठीक है, ऐसी नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी आप उसको कह सकते हैं, जो हम इरेज कर सकते हैं सेक्टर्स में, उसको एक ही साथ में हम जो है उससे डिलीट कर सकते हैं, उस मेमोरी को उसको क्लीन कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं और डेटा स्टोर करने के लिए, रादर कि हम एक एक बाइट को वहाँ से इरेज करें। तो ऐसी मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन बी इज़ डबल ई प्रॉम, ऑप्शन सी इज़ ई प्रॉम, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। ऐसी मेमोरी, ऐसी नॉन वोलेटाइल मेमोरी जिसको हम सेक्टर्स यानी कि एक साथ हम उसको क्लियर कर सकते हैं, उसको जो है उससे जो डेटा है उसको रीज कर सकते हैं, ऐसी मेमोरी को क्या कहते हैं? अगर आपने सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं, ऐसी मेमोरी को हम कहते हैं फ्लैश मेमोरी, जो डेटा को या जो मेमोरी को एट अ टाइम एक साथ फ्लैश करती है एट वन सेक्टर एट अ टाइम। ये थे क्वेश्चन नंबर 6 तक ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम में आ जाएं, लेकिन अब क्वेश्चन का पैटर्न बदलने लगा है। जेके एसएसबी को पता चला कि छोटी सी कंप्यूटर की बुक ले ली, वहाँ से कुछ पेज पढ़ लिए और फिर कंप्यूटर का एग्ज़ाम देने आ जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, आप कंप्यूटर का पैटर्न चेंज किया है जेके एसएसबी ने। जैसे मैंने आपको बताया था कि माइग्रेंट्स का जो पेपर आया था उसमें भी थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल रखा गया था कंप्यूटर्स का, और उसके बाद जो नए अभी कुछ एग्ज़ाम हुए हैं सीबीटी कुछ दिनों पहले, उसमें भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अच्छा खासा लेवल जो है दिखा हमें एग्ज़ाम में। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि कंप्यूटर आप ऐसे एक्सपर्ट से पढ़ें। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ आप मुझसे पढ़ें, किसी ऐसे एक्सपर्ट से पढ़ें जो कंप्यूटर का कोर जानता हो, जिसको कंप्यूटर की कोर नॉलेज हो। इसलिए मैं आपके लिए एमसीक्यू सेट जो आगे लेके आया हूँ वो उसी कोर बेस पे ही है, ताकि आपका कंप्यूटर स्ट्रांग हो जाए। एग्जामिनर कितना भी हार्ड कोशिश करे आपको गिराने की, लेकिन आपको नहीं गिरा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्वेश्चंस कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, पावर इज सप्लाइड। और हाँ, एक बात याद रखिए, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है जो मैंने नहीं पढ़ाया है, ये आप अपने नोट्स में चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पावर इज सप्लाइड टू द सिस्टम टू मेंटेन डेटा विद द लाइफ ऑफ बैटरी, कंप्यूटर बायोस कंटेन्स द फॉलोइंग। हमारे कंप्यूटर में एक ऐसी बैटरी रहती है या एक ऐसा पावर सप्लाई रहता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का डेट एंड टाइम को मेंटेन रखता है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बैकएंड में एक्टिव रखता है, ठीक है, या बायोस वगैरह का जो ख्याल रखता है। ऐसी बैटरी या ऐसी ऐसी पावर सप्लाई को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज सीमॉस, ऑप्शन बी इज रैम, ऑप्शन बी इज रैम, ऑप्शन सी इज डी रैम, ऑप्शन डी इज सीपीयू। क्या कहते हैं ऐसी पावर सप्लाई को? मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत बार इसका जिक्र मैंने किया है। पावर इज सप्लाई टू द सिस्टम टू मेंटेन डेटा विद द बैटरी ऑफ अ लाइफ कंप्यूटर बायोस कंटेन्स द फॉलोइंग। क्या होता है उसमें? तो उसमें हमारे पास एक स्पेशल बैटरी रहती है, जब आप कंप्यूटर ऑफ भी करते हैं उसके बाद जब आप ऑन करते हैं तो तब भी टाइम और डेट बिल्कुल अपने टाइम पे बिल्कुल सही होता है। इसके लिए एक बैकएंड में एक बैटरी रहते हैं, उस बैटरी को हम कहते हैं सीमॉस बैटरी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज द नेम गिवन टू द मेमोरी विच वर्क्स ऑन टाइम शेयरिंग प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ इनफाइनाइट मेमोरी स्पेस। ऐसी मेमोरी को क्या कहते हैं जो मेमोरी यूज़र को लगता है कि मेरे कंप्यूटर में इनफाइनाइट मेमोरी है, लेकिन हालांकि इतनी मेमोरी नहीं होती है, इतनी उसके पास इंटरनल मेमोरी नहीं होती है, लेकिन इस तरह से उसको इल्यूजन दिया जाता है, इस तरह से उसको एक धोखा दिया जाता है कि उसको लगता है कि नहीं मेरे कंप्यूटर में इनफाइनाइट मेमोरी है, इनफाइनाइट इंटरनल स्टोरेज है। तो उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज कैशे मेमोरी, ऑप्शन बी इज रजिस्टर, ऑप्शन सी इज वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन डी इज प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन ई इज नन ऑफ दीज। ऑप्शंस बढ़ाने का यही मकसद है कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए अपने आंसर्स पे। कल अगर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। अगर ऑप्शंस किसी भी तरह के होंगे, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है।
ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एक इल्यूजन जब क्रिएट किया जाता है उससे हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। हमारे पास जो एक्सटर्नल स्टोरेज होती है इसकी कैपेसिटी काफ़ी होती है, लेकिन इंटरनल स्टोरेज की कैपेसिटी कम होती है। हम क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल स्टोरेज जो है ये बार बार यहाँ पे एक एक पेज लोड करते हैं। जो पेज को ज़रूरत पड़ती है वो पहले ही यहाँ पे लोड होता है। इससे क्या लगता है, कंप्यूटर को लगता है कि मेरे पास इनफाइनाइट मेमोरी है। हालांकि इनफाइनाइट मेमोरी नहीं होती है, ये एक लिमिटेड मेमोरी होती है। लेकिन एक्सटर्नल में मेमोरी में एक बड़ा स्लॉट रहता है हमारे पास कंप्यूटर में, एक बड़ा मेमोरी रहता है, एक बड़ा स्टोरेज रहता है जो यहाँ से जहाँ से पेजेस में डेटा ट्रांसफ़र होता है टाइम शेयरिंग के बेस पे। जो ही उसको ज़रूरत पड़ती है उसको डेटा अवेलेबल होता है। इससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है, इससे एक मिराज इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। आपने देखा होगा जब आप रेगिस्तान में जाते हैं तो रेगिस्तान में आपको लगता है कि दूर नज़र डालेंगे तो पेड़ आपको उल्टे लगते हैं, पेड़ उल्टे लगते हैं मतलब लगे हुए दिखते हैं, इसका मतलब है वहाँ पे पानी लग रहा है, आपको पानी है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पानी नहीं होता है, उससे हम कहते हैं इल्यूजन। ठीक है, ये एक प्रोसेस से होता है जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। बहरहाल उसमें नहीं हमने जाना है। तो ये इल्यूजन जो क्रिएट होता है, ये इल्यूजन क्रिएट होता है इस मेमोरी, इस स्टोरेज में, जहाँ पे कंप्यूटर को लगता है मेरे पास इनफाइनाइट स्टोरेज है, हालांकि इसके पास लिमिटेड स्टोरेज होती है। ठीक है, तो ऐसे प्रिंसिपल को हम कहते हैं, ऐसे तरीकों को हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। कंप्यूटर वर्ड साइज इज, कंप्यूटर में एक यूनिट है वर्ड जिसे हम कहते हैं, तो वर्ड साइज कितना रहता है? ऑप्शन ए इज 16 बिट्स, ऑप्शन बी इज 4 बिट्स, ऑप्शन सी इज 8 बिट्स एंड ऑप्शन डी इज 1024 बिट्स। एक वर्ड का साइज कितना होता है? ठीक है, तो एक वर्ड का साइज अगर आपने सेलेक्ट किया है ऑप्शन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 16 बिट्स। अगर हमारे पास 4 बिट्स होंगे उसे हम निबल कहते हैं। ठीक है, अगर 2 बिट्स होते हैं उसे हम क्रम्प कहते हैं, अगर 8 बिट्स होते हैं उसे हम बाइट्स कहते हैं, अगर 16 बिट्स होते हैं उसे हम वर्ड कहते हैं। याद रखें ये चीज़ें, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पे। स्पेशल स्लॉट्स और सॉकेट्स ऑन द मदरबोर्ड फॉर एडिशनल रैम चिप्स आर कॉल्ड। वो स्पेशल स्लॉट्स, वो सॉकेट्स जो मदरबोर्ड पे रहते हैं ताकि एडिशनल रैम की ज़रूरत अगर हमने पड़े, हमें कंप्यूटर में पड़े ताकि कंप्यूटर स्मूथली चले, उन स्लॉट्स को क्या कहते हैं, उन सॉकेट्स को क्या कहते हैं जो एडिशनल स्टोरेज के लिए होते हैं? ऑप्शन ए इज़ रैम स्लॉट्स, ऑप्शन बी इज़ इंक्रीमेंट स्लॉट्स, ऑप्शन सी इज़ सिम्स, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। ठीक है, वो स्लॉट्स का एक स्पेशल नेम है, उस स्पेशल नेम, वो स्पेशल नेम आपने बताना है क्या रहता है ऐसे स्लॉट्स का जो मदरबोर्ड पे रहते हैं ताकि रैम चिप्स उन पे इंसर्ट किया जाए अगर हमें रैम बढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर है सिम्स। ठीक है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। ठीक है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स जो रहते हैं ऐसे स्लॉट्स को कहते हैं जो मदरबोर्ड पे रहते हैं फॉर इंसर्टिंग द एडिशनल रैम चिप्स। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द ओनली नॉन वोलाटाइल रैम इज़। हमारे पास जो रैम होते हैं, चाहे डी रैम हो, एस रैम हो, सिंक्रोनस रैम हो, ये सभी हमारे पास नॉन वोलाटाइल रहते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा रैम रहता है जो नॉन वोलाटाइल है, इट इज़ द ओनली टाइप ऑफ रैम। ठीक है, एक ही किस्म का रैम, एक ही रैम है वो जो नॉन वोलाटाइल रहता है। वो कौन सा रैम है? ऑप्शन ए इज़ एम रैम, ऑप्शन बी इज़ टी रैम, ऑप्शन सी इज़ एस रैम, ऑप्शन डी इज़ डी रैम। ये मैंने अपने नोट्स में भी आपको बताया अगर आपको याद हो। तो कौन सी है वो रैम जो नॉन वोलाटाइल है, ओनली नॉन वोलाटाइल रैम? तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ऑप्शन, मैं आपको बता दूं, वो है हमारे पास मैग्नेटिक रैम या एम रैम उसको हम कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसी चीज़ें ऑलरेडी आपके नोट्स में हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये मैंने ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैंने पढ़ाई नहीं है। विच मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड द डेड स्टोर्स। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। विच मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द डेड स्टोर्स। कौन सी मेमोरी को डेड स्टोर्स भी कहते हैं? इनको कभी कभी फील्ड स्टोर्स भी कहते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ऑप्शन ए इज रैम, ऑप्शन बी इज रोम, ऑप्शन सी इज एस रैम, ऑप्शन डी इज डी रैम। कौन सी मेमोरी को डेड स्टोर्स कहते हैं? अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं, ना ही डी रैम, ना ही एस रैम, ना ही रैम, बल्कि रोम को कहते हैं डेड स्टोर्स। इनको कभी कभी फील्ड स्टोर्स भी कहते हैं, इनको कभी कभी परमानेंट स्टोर्स भी कहते हैं। ये तीनों चीज़ें आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। 13वां क्वेश्चन चल रहा है। अगर अभी तक आपने 10 क्वेश्चन किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। विच रोम इज ऑल्सो कॉल्ड द OTP रोम, वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम। कौन से रोम को कहते हैं? ऑप्शन ए इज प्रोम, ऑप्शन बी इज
EEPROM, ऑप्शन सी इज डबल EEPROM, ऑप्शन डी इज UV-PROM, अल्ट्रावायलेट प्रोम। ठीक है, कौन सी रोम को कहते हैं वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास करेक्ट आंसर, अगर आपने सेलेक्ट किया है। प्रोम को कहते हैं वन टाइम प्रोसेसिंग रोम। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कैशे लाइन इज द, कैशे लाइन किसको कहते हैं? ऑप्शन ए कनेक्टिंग वायर्स बिटवीन कैशे एंड द प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी कनेक्टिंग वायर बिटवीन कैशे एंड द सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन द कैशे एंड द मेन मेमोरी, ऑप्शन डी नन इज द करेक्ट। आपने बताना है कैशे लाइन किसको कहते हैं। ठीक है, आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो मैं आपको बता दूं कैशे लाइन कहते हैं उस यूनिट को जो डेटा ट्रांसफर मेजर करता है बिटवीन कैशे एंड द मेमोरी, मेन मेमोरी। ठीक है, यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन कैशे एंड द मेन मेमोरी को ही कहते हैं कैशे लाइन, याद रखें। ठीक है, ये वायर्स वगैरह मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको डाला है, बाकी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन कैशे एंड द मेन मेमोरी को ही कैशे लाइन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं। ए कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नेटिक टेप, मैंने आपको बताया मैग्नेटिक टेप पे एक कोटिंग रहती है, वो कोटिंग से ही उस पर हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, उस कोटिंग को हम क्या कहते हैं, वो कोटिंग किसकी बनी हुई होती है? ऑप्शन ए इज सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन बी इज आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी इज क्रोमियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी इज बोथ बी एंड सी। मैग्नेट टेप्स पे एक कोटिंग रहती है जो उस कोटिंग के बिना पे हम स्टोर कर पाते हैं उस पर डेटा। वो कोटिंग किसकी होती है? सिल्वर ऑक्साइड की होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है, क्रोमियम ऑक्साइड की होती है, या फिर आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है। आपको ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें आपको पढ़ाई है, एक एक चीज़ मैंने इसमें पढ़ाई है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कंप्यूटर मेमोरी में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आयरन ऑक्साइड। कुछ स्टूडेंट्स ये इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, बोथ बी एंड सी, लेकिन वो क्रोमियम ऑक्साइड नहीं है, वो है क्रोमियम डाइऑक्साइड। याद रखें, क्रोमियम डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास क्रोमियम डाइऑक्साइड यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, ये मैंने जानबूझकर यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड लिखा है, तो करेक्ट आंसर इज आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक टेप इज मेजर्ड बाय, मैग्नेटिक टेप की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो किस तरह से मेजर की जाती है? ऑप्शन ए इज रिकॉर्डिंग डेंसिटी इंटू रेडियस, ऑप्शन बी इज टेप लेंथ इंटू टेप विड्थ, ऑप्शन सी इज रिकॉर्डिंग डेंसिटी इंटू लेंथ, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, आपने बताना है स्टोरेज कैपेसिटी जो मैग्नेटिक टेप की है वो किस तरह से मेजर की जाती है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं, उसका फॉर्मूला है हमारे पास रिकॉर्डिंग डेंसिटी इंटू लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ नहीं, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग डेंसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रेडियस इसमें होता ही नहीं है, ये टेप होता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो है रिकॉर्डिंग डेंसिटी इंटू लेंथ। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, टू और मोर हार्ड डिस्क प्लेटर्स माउंटेड ऑन अ सिंगल शाफ्ट, एक सिंगल शाफ्ट पे अगर दो से ज़ायद जो है हार्ड डिस्क प्लेटर्स माउंट किए गए हैं एंड सील टुगेदर इज कॉल्ड, उससे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज डिस्क पैक, ऑप्शन बी इज जिप डिस्क, ऑप्शन सी इज बर्नौली डिस्क, ऑप्शन डी इज विंचेस्टर डिस्क। अगर दो से ज़ायद हार्ड डिस्क प्लेटर्स एक दूसरे के ऊपर माउंट किए गए हैं और सील किए गए हैं, उससे हम क्या कहते हैं? ठीक है, आपके पास चारों ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में से आपने एक सिलेक्ट करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। देखिए, डिस्क पैक हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, डिस्क पैक और बर्नौली डिस्क जो है ये एक ही है, इनका ये एक ही चीज़ है, डिस्क पैक और बर्नौली डिस्क, इनके अलग अलग नाम है। अच्छा, डिस्क पैक जो और डिस्क विंचेस्टर डिस्क में ये फ़र्क है, ये मूवेबल होता है, लेकिन सील्ड अगर कोई होता है वो होता है विंचेस्टर डिस्क। मैंने जानबूझकर यहाँ पे सील्ड वर्ड इस्तेमाल किया है, सील्ड जो होता है वो होता है हमारे पास विंचेस्टर डिस्क। विंचेस्टर डिस्क में क्या होता है, इसमें दो से ज़ायद हार्ड डिस्क प्लेटर्स माउंट किए गए होते हैं एक शाफ्ट पे, लेकिन सील्ड होते हैं। ठीक है, एक साथ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, टाइम रिक्वायर्ड टू पोजीशन द हेड ऑफ द स्पेसिफाइड सेक्टर इज, ऑन द स्पेसिफाइड सेक्टर इज, हमारे पास अगर एक डिस्क है, इस डिस्क के स्पेसिफाइड सेक्टर पे जाना है हमने,
तो उससे उस टाइम को कितना टाइम लगता है स्पेसिफाइड सेक्टर पे जाने तक, उस टाइम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज सीक टाइम, ऑप्शन बी इज लेटेंसी टाइम, ऑप्शन सी इज सेक्टर टाइम, ऑप्शन डी इज ट्रांसफर रेट। ठीक है, तो क्या कहते हैं उससे? देखिए यहाँ पे सेक्टर की बात चलती है, सॉरी सेक्टर की बात चल रही है, तो अगर आपने किसी स्पेसिफाइड सेक्टर पे जाना है, ठीक है, उस टाइम को द टाइम रिक्वायर्ड टू पोजिशन द हेड ऑन द स्पेसिफाइड सेक्टर, उसे हम कहते हैं लेटेंसी टाइम। अगर ट्रैक की बात चल रही होती है, स्पेसिफिक ट्रैक पे जाने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम सीक टाइम कहते हैं। याद रखें यहीं पे, स्पेसिफाइड सेक्टर के लिए लेटेंसी टाइम, स्पेसिफाइड या स्पेसिफाइड ट्रैक पे जाने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम सीक टाइम कहते हैं। और जो हमने सेक्टर टाइम कोई ऑप्शन ही कोई हमारे पास है ही नहीं कोई टाइम। ट्रांसफ़र रेट होता है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी डेटा लाने के लिए कितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं, कितने रेट से ट्रांसफ़र होता है डेटा उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र रेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी लेटेंसी टाइम। ये होता है वो टाइम जो हमें लगता है एक रीड राइट हेड जो होता है जिससे रीड होता है डिस्क से, उसको एक सेक्टर तक लाने के लिए कितना टाइम लगता है उसे हम लेटेंसी टाइम कहते हैं। अगर हमें देखना होगा किसी ट्रैक पे कितना टाइम लगता है उसे हम सीक टाइम कहते हैं। लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, द कोटेड सरफेस ऑन द लेजर डिस्क इज कॉल्ड। लेजर डिस्क, इसका दूसरा नाम ऑप्टिकल डिस्क भी है। ऑप्टिकल डिस्क पे हमारे पास एक कोटेड सरफेस रहती है, रहती है एक बर्न्ट सरफेस। तो कोटेड सरफेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पिट्स, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑप्शन डी इज नॉन इज करेक्ट। जो हमारे पास कोटेड सरफेस होती है उस कोटेड सरफेस को क्या कहते हैं? तो जो बर्न्ट सरफेस होती है उसे हम पिट्स कहते हैं, लेकिन जो कोटेड सरफेस होते हैं उससे हम कहते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन, उससे हम लैंड कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पिछली बार पीए में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो इस पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, यहाँ पे मैंने इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में हमने पढ़ा, क्या होता है सॉलिड स्टेट, इसको सॉलिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं हार्ड डिस्क की तरह। हार्ड डिस्क में रीड राइट हेड वगैरह होता है, इसमें ऐसा कोई ही रीड राइट हेड वगैरह मूवेबल पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसको सॉलिड स्टेट कहते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है ये पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया? IBM, गूगल, सैनडिस्क और नन ऑफ द अबव या नॉन इज करेक्ट। किसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया? तो मैंने आपको बताया था 1991 में पहली बार सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है इंट्रोड्यूस किया था सैनडिस्क ने। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 20 क्वेश्चन में से अगर हमने 15 से ज़ायद क्वेश्चन किए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये रह सकती है लेवल अप क्वेश्चंस की, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एसएसबी के दौरान। इससे ज़्यादा पूछेंगे ना, इससे ज़्यादा हाई लेवल पे पूछेंगे तो उसके लिए फिर आपको कंप्यूटर में बीटेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको यूट्यूब पे या कहीं पे इससे ज़्यादा एसएसबी के लिए पढ़ाने वाले मिल जाएँ जो इससे ज़्यादा लेवल के पढ़ाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप उस चैनल पे मूव कर सकते हैं। लेकिन मैंने हाई लेवल रखी है, सबसे हाईएस्ट लेवल रखी है मैंने आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, इससे ज़ायद नहीं पूछे, इससे ज़्यादा लेवल हाई लेवल नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक, और मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे MCQs मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है कि नहीं सर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करा कीजिए। खाली आपने जो है हिट करना है लाइक को, या कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर लीजिएगा। इससे हमारा भी थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आपसे यहीं पे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं आपसे। हाँ, और एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि इस पर और एक MCQ सेट लाऊँ मैं जहाँ पे हम मेमोरी हायरार्की की बात करें, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा मेमोरी हायरार्की के लिए, फिर हम एक और MCQ सेट इसी पे लाएंगे। आपसे यहीं पे इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल ज़रूर रख लीजिएगा। बाय, टेक केयर।